आज हम कनाडा में मॉर्गेजेस पर गहराई से बात कर रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि जो लोग इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सारे तस्वुरात बिल्कुल वाज़े हो जाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि मॉर्गेज सिर्फ एक कर्ज नहीं है, ये एक पूरा निज़ाम है और इस निज़ाम को समझना इम्तिहान के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक आम घर खरीदार है, वो बैंक जाता है, लेकिन ये जो लाखों डॉलर्स का कर्ज है, ये पैसा ये आता कहाँ से है? देखिए, ये एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये सब बैंक का अपना पैसा है। जी। लेकिन हकीकत में बैंक अक्सर एक एक मिडलमैन की तरह काम करता है। पैसा कहीं और से आ रहा होता है अच्छा। और यहीं से प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का तस्वर सामने आता है। प्राइमरी मार्केट वो है जहां आप और मैं, यानी कर्ज लेने वाले, सीधा बैंक के पास जाते हैं, जहां कर्ज शुरू होता है। तो इस प्राइमरी मार्केट में कौन-कौन शामिल हैं? बड़े बैंक तो हैं ही, जाहिर है। जी, चार्टर्ड बैंक्स तो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, फिर ट्रस्ट कंपनियां हैं, क्रेडिट यूनियंस हैं। हम्म। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस फहरिस्त में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो अब पसे पर्दा काम करते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां और पेंशन फंड्स। अच्छा, वो कैसे? वो बराह रास्त कर्ज नहीं देते, बल्कि वो सेकेंडरी मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। मतलब बैंक कर्ज देता है, फिर उन कर्जों का एक पैकेज बनाकर उन बड़े इदारों को बेच देता है। तो इससे बैंक के पास मजीद कर्ज देने के लिए पैसा आ जाता है? बिल्कुल, इससे पूरा निजाम चलता रहता है। इस फहरिस्त में एक सरकारी इदारे का भी नाम है, CMHC, कनाडा मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉर्पोरेशन। इसका यहाँ क्या किरदार है? ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है और इम्तिहान के लिए खास तौर पर। CMHC का किरदार दोहरा है। एक तो ये खुद फंड्स का जरिया है, लेकिन इसका सबसे बड़ा काम, इंश्योरेंस? जी, मॉर्गेज का बीमा करना। ये हुकूमत की तरफ से एक गारंटी है जो कर्ज देने वाले को डिफॉल्ट के खतरे से बचाती है। और इसी वजह से कम डाउन पेमेंट पर घर खरीदना मुमकिन होता है, बिल्कुल। इसी गारंटी की वजह से। अच्छा, तो यहीं से वो सारी मॉर्गेज की किस्में सामने आती हैं। जब कोई कर्ज लेने जाता है तो इतने सारे नाम सुनने को मिलते हैं: कन्वेंशनल, हाई रेशियो, फिक्स्ड, वेरिएबल। ये तो एक जंगल की तरह लगता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसको आसान बनाते हैं। देखें, सबसे बड़ा और पहला फर्क कन्वेंशनल और हाई रेशियो का है। ठीक है। और ये सब मुनहसिर है आपकी डाउन पेमेंट पर। सीधी सी बात है, अगर आप घर की कीमत का 20% या उससे ज्यादा दे सकते हैं, तो आपको कन्वेंशनल मॉर्गेज मिलेगी। जी, बैंक को आप पर भरोसा होता है, क्योंकि आपका अपना पैसा इतना लगा हुआ है। और अगर कोई 20% से कम दे रहा हो, 5 या 10%, तो फिर उसे हाई रेशियो मॉर्गेज लेनी पड़ती है। और यहाँ कानून के मुताबिक इस मॉर्गेज का बीमा करवाना लाजमी है। यानी वही CMHC वाली इंश्योरेंस। जी, या जेनवर्थ जैसी कोई निजी कंपनी। और ये याद रखने की बात है कि ये इंश्योरेंस बैंक को तहफ़्फ़ुज़ देती है, कर्ज लेने वाले को नहीं। और इसका प्रीमियम भी कर्ज लेने वाले को ही देना पड़ता है। बिल्कुल, जो कर्ज की रकम में शामिल हो जाता है। अच्छा, तो इसी से जुड़ा एक और तस्वर है, मॉर्गेज स्ट्रेस टेस्ट। ये क्या भला है? ये बैंक का खुद को मुस्तकबिल के लिए महफूज करने का एक तरीका है। मतलब? वो ये कहते हैं कि ठीक है, हम आपको आज की शरह पर तो कर्ज दे रहे हैं, लेकिन क्या आप उस वक्त भी किस्त अदा कर पाएंगे जब शरह सूद बढ़ जाएगी? इसलिए वो आपको एक फर्जी ज्यादा शरह पर क्वालिफाई करवाते हैं। ये शरह या तो बैंक ऑफ कनाडा की 5 साला शरह होती है या आपकी अपनी शरह में 2% का इजाफा। जो भी इनमें से ज्यादा हो। जो भी ज्यादा हो, ये एक बहुत बड़ा हिफाजती जाल है। ठीक है, अब आते हैं शरह सूद पर। फिक्स्ड बमुकाबला वेरिएबल, ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है। जी, फिक्स्ड रेट उन लोगों के लिए है जो ज़हनी सुकून चाहते हैं। आपकी शरह 5 साल के लिए तय हो गई, बस आपकी किस्त नहीं बदलेगी। और वेरिएबल? वेरिएबल उनके लिए है जो थोड़ा खतरा मोल ले सकते हैं। इसमें शरह सूद प्राइम रेट के साथ ऊपर नीचे होती है। तो फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। बिल्कुल। और दो और इस्तिलाहात जो अक्सर लोगों को परेशान करती हैं, टर्म और एमोर्टाइजेशन, उनमें क्या फ़र्क है? ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, टर्म आपके मुआहदे की मुद्दत है, जैसे 1, 2 या 5 साल। अच्छा। लेकिन एमोर्टाइजेशन कर्ज की मुकम्मल अदायगी की कुल मुद्दत है, जो आमतौर पर 25 साल होती है। तो टर्म एक छोटे कॉन्ट्रैक्ट की तरह है जो बार बार रिन्यू होता है? बिल्कुल, जैसे आपका 2 साल का फ़ोन का प्लान।
हर 2 साल बाद आपको एक नया मुआहदा करना पड़ता है, लेकिन कर्ज तो 25 साल तक चलता रहेगा। सही, ये फर्क अब वाजे हुआ। और एक छोटी सी तकनीकी बात, कनाडा में एक कानून है, द इंटरेस्ट एक्ट। जी, उसका जिक्र नोट्स में भी है। उसके मुताबिक सूद का हिसाब साल में 2 बार से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता। इसे सेमी एनुअल कंपाउंडिंग कहते हैं। ये कर्ज लेने वाले के लिए थोड़ा सा फायदेमंद है। अच्छा, तो कर्ज की किस्में तो समझ आ गईं, लेकिन सबसे अहम सवाल, कोई पैसे कैसे बचा सकता है? हर कोई कम से कम सूद देना चाहता है। बिल्कुल। और इसके 2 बुनियादी तरीके हैं। पहला, अपनी एमोर्टाइजेशन की मुद्दत कम कर दें। 25 साल की बजाय 20 या 15 साल? जी, आपकी माहाना किस्त तो थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन आप सूद की मद में हजारों बल्कि लाखों डॉलर्स बचाएंगे। और दूसरा तरीका? अदायगियों की तादाद बढ़ा दें। माहाना की बजाय एक्सेलरेटेड हफ्तावार या 2 हफ्तावार अदायगी का इंतखाब करें। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका जादू ये है कि आप साल में 12 की बजाय 13 माहाना अदायगियों के बराबर रकम अदा करते हैं। वो एक इजाफी अदायगी सीधी आपकी असल रकम यानी प्रिंसिपल में जाती है। और कर्ज जल्दी खत्म हो जाता है? जी, कई साल पहले। किलीदी नुक्ता ये है कि आप शुरू में जितना प्रिंसिपल कम कर लें, उतना ही कम सूद आपको देना पड़ेगा। ये तो बेहतरीन हिकमत अमली है, लेकिन ये सब इस बात पर मुनहसर है कि आपको कर्ज मिलता कितना है ना? बैंक कैसे फैसला करता है कि कोई कितना कर्ज ले सकता है? जी, और यहाँ 2 बहुत अहम उसूल इस्तेमाल होते हैं, जीडीएसआर और टीडीएसआर। ग्रॉस डेट सर्विस रेशो। और टोटल डेट सर्विस रेशियो। पहला उसूल जीडीएसआर ये कहता है कि आपके घर का कुल खर्च यानी किस्त, टैक्स और हीटिंग आपकी मजमूई आमदनी के 32% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिर्फ 32%? ये तो काफी सख्त है। जी, ये उनका पहला हिफाजती जाल है। और दूसरा? टीडीएसआर वो इससे भी ज्यादा सख्त है। इसके मुताबिक आपके घर के अखराजात और आपके दीगर तमाम कर्जे, कार लोन, क्रेडिट कार्ड सब मिलाकर आपकी मजमूई आमदनी के 40% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 40%। अच्छा, तो नोट्स में जो मैकडॉनल्ड्स फैमिली की मिसाल है वो उसको बहुत अच्छी तरह समझाती है। जी, वो एक बेहतरीन मिसाल है। उनकी आमदनी और डाउन पेमेंट अच्छी खासी थी। जी, तकरीबन $58,000 की डाउन पेमेंट थी। लेकिन जब बैंक ने जीडीएसआर का 32% वाला उसूल लागू किया, तो उनकी माहाना अदायगी की हद सिर्फ $1,350 निकली। अच्छा, तो इतनी डाउन पेमेंट के बावजूद भी वो सिर्फ $2.5 लाख का घर खरीद सकते थे? बिल्कुल। इससे पता चलता है कि बैंक सिर्फ डाउन पेमेंट नहीं देखता, वो आपकी माहाना अदायगी की सलाहियत को देखता है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि घर खरीदने के दूसरे अखराजात भी होते हैं, जैसे लैंड ट्रांसफर टैक्स, वकील की फीस। जी, और ये सब आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। ये मॉर्गेज में शामिल नहीं होता। ठीक है, तो हमारे खरीदार ने मार्केट समझ ली, कर्ज की किस्म मुंतखब कर ली और बैंक से अहलियत भी मालूम कर ली। अब वो दस्तखत करने बैठा है और उसे एक और प्रोडक्ट पेश की जाती है, क्रेडिटर इंश्योरेंस। ये क्या है? ये एक बहुत अहम फर्क है, जिसे समझना जरूरी है। सीएमएचसी की डिफॉल्ट इंश्योरेंस बैंक को बचाती है। सही। क्रेडिटर इंश्योरेंस, जिसे मॉर्गेज इंश्योरेंस भी कहते हैं, बज़ाहिर कर्ज लेने वाले को बचाने के लिए बनाई गई है। बज़ाहिर? जी, ये एक पैकेज होता है जिसमें मौत, माजूरी या नौकरी खत्म होने की सूरत में आपकी मॉर्गेज की अदायगियों का अहाता किया जाता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। फिर इसमें मसला क्या है? मसला इसकी साख्त में है। इसका मुवाजना एक ज़ाती टर्म लाइफ इंश्योरेंस से करते हैं। क्रेडिटर इंश्योरेंस में आपकी कवरेज हर महीने कम होती जाती है, जैसे जैसे आपका कर्ज कम होता है। लेकिन प्रीमियम वही रहता है? प्रीमियम वही रहता है, और अगर दावा किया जाए तो पैसा आपके खानदान को नहीं बल्कि सीधा बैंक को जाता है। अच्छा, तो इसके बरक्स ज़ाती टर्म इंश्योरेंस कैसी होती है? टर्म इंश्योरेंस में कवरेज की रकम पूरी मुद्दत के लिए यकसा रहती है। फायदा आपके खानदान को मिलता है, जो इस रकम को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है, और ये पॉलिसी आपकी मिल्कियत होती है। नोट्स में पहले से मौजूद तिब्बी हालत का भी जिक्र है, जो काफी खतरनाक लगती है। और ये सबसे बड़ा खतरा है। इसे पोस्ट क्लेम अंडरराइटिंग कहते हैं। मतलब असल तफ्तीश उस वक्त होती है जब आप दावा करते हैं। पॉलिसी देते वक्त नहीं?
जी, ये एक पैकेज होता है जिसमें मौत, माजूरी या नौकरी खत्म होने की सूरत में आपकी मार्गेज की अदायगियों का अहाता किया जाता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। फिर इसमें मसला क्या है? मसला इसकी साख्त में है। इसका मुवाजना एक ज़ाती टर्म लाइफ इंश्योरेंस से करते हैं। क्रेडिटर इंश्योरेंस में आपकी कवरेज हर महीने कम होती जाती है, जैसे जैसे आपका कर्ज कम होता है। लेकिन प्रीमियम वही रहता है। प्रीमियम वही रहता है, और अगर दावा किया जाए तो पैसा आपके खानदान को नहीं बल्कि सीधा बैंक को जाता है। अच्छा, तो इसके बरक्स ज़ाती टर्म इंश्योरेंस कैसी होती है? टर्म इंश्योरेंस में कवरेज की रकम पूरी मुद्दत के लिए यकसा रहती है। फायदा आपके खानदान को मिलता है जो उस रकम को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है, और ये पॉलिसी आपकी मिल्कियत होती है। नोट्स में पहले से मौजूद तिब्बी हालत का भी जिक्र है जो काफी खतरनाक लगती है। और ये सबसे बड़ा खतरा है। इसे पोस्ट क्लेम अंडरराइटिंग कहते हैं। मतलब असल तफ्तीश उस वक्त होती है जब आप दावा करते हैं, पॉलिसी देते वक्त नहीं। जी नहीं। और अगर इस वक्त ये साबित हो गया कि बीमारी की वजह कोई पुरानी हालत थी, तो दावा मुस्तरद हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो एक मुशीर की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, यहीं पर एक अच्छे मुशीर का किरदार सामने आता है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्लाइंट को सिर्फ फायदे ना बताए, बल्कि तमाम हुदूद और इस्तिस्ना भी वाज़े तौर पर समझाए और मुतबादिल ऑप्शंस भी पेश करे। तो आज हमने मॉर्गेज के पूरे मंजरनामे का सफर किया, मार्केट से लेकर कर्ज की अकसाम, इस्तात और आखिर में क्रेडिटर इंश्योरेंस की बारीकियों तक। खुलासा यह है कि ये पूरा निज़ाम कर्ज देने वाले के रिस्क मैनेजमेंट और सारिफ के लिए दस्तयाब इख्तियारात के दरमियान एक तवाज़न है। इन सब हिस्सों के बाहमी ताल्लुक को समझना ही इम्तिहान में कामयाबी की किलिद है। एक आखिरी सोच के तौर पर मवाद में आरएसपी होम बायर्स प्लान का जिक्र है। ये पहली बार घर खरीदने वालों को अपने रिटायरमेंट फंड से $35,000 तक निकालने की इजाजत देता है। बज़ाहिर ये एक बिलासूद कर्ज लगता है। जी, लेकिन इसकी एक मौकेई लागत है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो कैसे? आप वो पैसा एक टैक्स से महफूज माहौल से निकाल रहे हैं जहां वो कई दहाइयों तक बढ़ सकता था। तो सवाल ये है कि क्या डाउन पेमेंट का ये कलील मुद्दती फ़ायदा रिटायरमेंट फंड्स की तवील मुद्दती ग्रोथ के मुमकिना नुकसान से ज़्यादा अहम है? ये किताब से हटकर सोचने की बात है।